नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम बात करते हैं गांव की किसानों की और ऐसी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं जिससे हमारे किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सके। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले खेती किसानी में आपको जानकारी देंगे रबी फसलों में एमएसपी की बढ़ोतरी के बारे में। इसके बाद बात करेंगे हमारा पशुधन के, जिसमें जानकारी होगी शूकर पालन के बारे में। और अंत में आपकी मुलाकात करवाएंगे जैविक खेती करने वाले कामयाब किसान महेंद्र जी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गांव किसान की। खेती किसानी में सबसे पहले नजर रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी के बारे में। आइए आपको बताते हैं कि कैसे हमारी सरकार के इस कदम से हमारे किसानों के आर्थिक विकास को बल मिलेगा। साथ ही इससे हमारे किसान फसल विविधीकरण की ओर भी प्रोत्साहित होंगे। विस्तार से जानने के लिए देखते हैं खेती किसानी से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम मिले, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास में रहती है और समय समय पर एमएसपी में सकारात्मक बदलाव भी करती है। इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2022-23 के संबंध में रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने को मंजूरी दी है। इस अहम कदम से रबी फसलों में गेहूं, रेपसीड और सरसों के बाद मसूर, चना, जौ और कुसुम के फूल के मामले में उत्पादन लागत की तुलना में अधिकतम कीमत मिलने का अनुमान है। पिछले साल के एमएसपी में मसूर, कैनोला व सरसों में अधिक से अधिक बढ़ोतरी करीब 400 रुपए प्रति क्विंटल करने की सिफारिश की गई है। इसके बाद चने 130 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। पिछले वर्ष की तुलना में कुसुम के फूल का मूल्य 114 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। कीमतों में अंतर रखने के पीछे भी एक खास वजह थी कि किसान को अलग अलग फसलें बोने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। आइए एक नजर डालते हैं इस बदलाव पर। गेहूं में आरएमएस 21-22 के लिए एमएसपी 1975 रुपए, आरएमएस 2022-23 के लिए एमएसपी 2015 रुपए, एमएसपी में बढ़ोतरी संपूर्ण 40 रुपए। जौ में आरएमएस 2021-22 के लिए एमएसपी 1600 रुपए, आरएमएस 2022-23 के लिए एमएसपी 1635 रुपए, एमएसपी में बढ़ोतरी संपूर्ण 35 रुपए। इसी तरह चना में आरएमएस 2021-22 के लिए एमएसपी 5100 रुपए, आरएमएस 2022-23 के लिए एमएसपी 5230 रुपए, एमएसपी में बढ़ोतरी संपूर्ण 130 रुपए। इसी तरह दाल मसूर में आरएमएस 2021-22 के लिए एमएसपी 5100 रुपए, आरएमएस 2022-23 के लिए एमएसपी 5500 रुपए और एमएसपी में बढ़ोतरी संपूर्ण 400 रुपए। कैनोला और सरसों में आरएमएस 2021-22 के लिए एमएसपी 4650 रुपए, आरएमएस 2022-23 के लिए एमएसपी 5050 रुपए, एमएसपी में बढ़ोतरी संपूर्ण 400 रुपए। कुसुम के फूल में आरएमएस 21-22 के लिए एमएसपी 5327 रुपए, आरएमएस 2022-23 के लिए एमएसपी 5441 रुपए और एमएसपी में बढ़ोतरी संपूर्ण 114 रुपए। हालांकि इस सकारात्मक बदलाव की रणनीति केंद्रीय बजट 2018-19 में की गई घोषणा के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि देश भर के औसत उत्पादन को मद्देनजर रखते हुए एमएसपी में कम से कम 1.5 गुना इजाफा किया जाना चाहिए ताकि किसानों को सही कीमत मिल सके। साथ ही किसान खेती में जितना खर्च करता है उसके आधार पर होने वाले लाभ का अधिकतम अनुमान किया जा सके। पिछले कुछ सालों में तिलहन, दलहन, मोटे अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में एक रूपता लाने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसान इन फसलों की खेती अधिक रकबे में करने के लिए प्रोत्साहित हों। इसके लिए वे बेहतर प्रौद्योगिकी और खेत के तौर तरीकों को अपनाएं ताकि मांग और आपूर्ति में संतुलन लाया जा सके। इसके साथ ही केंद्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन योजना को भी सरकार ने हाल में घोषित किया है।
इस योजना से खाद्य तेलों का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। इस योजना के लिए 11,040 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिससे न सिर्फ रकबा और इस सेक्टर की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि आय बढ़ने से किसानों को लाभ मिलेगा और अतिरिक्त रोजगार बढ़ सकेंगे। एमएसपी को 1.5 गुना करना सबसे बड़ा कदम था, जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर कहा गया था कि किसानों की अगर इनकम को बढ़ाना है तो हमें उसकी लागत का 1.5 गुना देना होगा। और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को पेश करने के बाद में जब यूपीए की सरकार थी, तो यूपीए की सरकार ने कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और उसको लागू नहीं किया, जिसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आते ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया और उसके अंदर जो एमएसपी है उसको 1.5 गुना किया गया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी जो रबी की फसल का जो एमएसपी माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, उसके अंदर गेहूं के अंदर जहां एमएसपी है उसकी लागत से दुगनी रेट के अंदर गेहूं की एमएसपी निर्धारित की गई है। एमएसपी जैसा कि गेहूं के अंदर 2015 रुपये है, जबकि एमएसपी के अंदर उसकी मूल लागत है वो 1008 है। वहीं अगर सरसों की बात करें तो सरसों के अंदर भी 100% वृद्धि हुई है, जो एमएसपी पर लागत है उस लागत से 100% अधिक है। इसी तरह से दाल के अंदर मसूर की बात करें तो आज 79% अधिक है, और जौ के अंदर भी 60% अधिक है, और चना के अंदर भी 74% लागत से अधिक है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि आज एमएसपी से 1.5 गुना ही नहीं, उससे अधिक लागत पर किसानों की एमएसपी निर्धारित की गई है। तो मैं सोचता हूँ कि जो किसानों के हित में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्णय किए जा रहे हैं वो अभूतपूर्व और एक ऐतिहासिक निर्णय है, और किसानों को आने वाले समय में लाभ देने वाले हैं, किसान की इनकम को बढ़ाने वाले हैं। उसी के निमित्त चाहे वो किसान सम्मान निधि का पैसा हो, चाहे किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, चाहे 10,000 एफपीओ बनाने का विषय हो, ये सारे किसानों के लिए किए जा रहे हैं। किसान को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा के अंदर भारत सरकार काम कर रही है। तो अभी आपने जाना रबी फसलों के लिए एमएसपी में किन किन फसलों में और कितनी बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की, जिसमें आज हम विशेष तौर से बात करेंगे शुकर पालन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गाँव किसान। छोटा सा ब्रेक। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए बात करते हैं हमारा पशुधन की। हमारा पशुधन सेगमेंट पे हम पशुपालन से संबंधित ऐसी जानकारियां पशुपालकों तक पहुंचाते हैं जिससे उन्हें लाभ हो सके और पशुपालन को लाभकारी बना सकें। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे शूकर पालन की। जी हाँ, शूकर पालन को बहुत ही कम लागत से शुरू किया जा सकता है और इसमें बहुत जल्दी लाभ भी कमाया जा सकता है। लेकिन कुछ खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं उन बातों के बारे में हमारी इस रिपोर्ट में। आजकल किसान खेतों के साथ साथ अन्य विधाओं में भी जोर आजमाइश कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य सीधा सा है, अतिरिक्त मुनाफा कमाना।
और हो भी क्यों ना, ये बदलते दौर की मांग है, इसीलिए ज्यादातर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन कर रहे हैं। पशुपालन में वैसे तो दुधारू पशुओं को पालने का चलन ज्यादा है, लेकिन अगर मांस की बिक्री के हिसाब से देखा जाए तो शूकर पालन सबसे बेहतर विकल्प है। लेकिन पिछले 15 सालों में मांस उत्पादन में शूकर मांस का योगदान केवल 10% ही रहा है। लेकिन बढ़ती खाद्य मांग को देखते हुए शूकर पालन मुनाफे का व्यवसाय हो सकता है। तो कैसे करें और क्यों करें शूकर पालन, और किन बातों का रखें ख्याल, आइए जानते हैं। शूकर पालन के लिए जरूरी है उचित प्रबंधन, पोषण और प्रजनन। शूकर पालन कम पूंजी में और कम जगह में किया जा सकता है। इस व्यवसाय में करीब 1 साल में ही मिलने लगता है मुनाफा। सबसे पहले बात करते हैं इनके आवास यानी के रहने के स्थान की। इनके रहने का स्थान बेहद सामान्य सा होता है, लेकिन आवास बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो हर मौसम के अनुकूल हो। एक बड़े शूकर को 8 से 10 वर्ग फीट की जगह चाहिए होती है, जिससे इनका रहने व मल मूत्र का स्थान अलग से रखा जा सके। वहीं छोटे शूकरों को कम जगह की जरूरत होती है, ये 5 से 6 वर्ग फीट में आसानी से रह सकते हैं। पशुपालक अपनी सुविधा के हिसाब से खुला या बंद आवास बना सकते हैं, जो दक्षिण से पश्चिम की ओर हो। इनका घर जमीन से थोड़ा ऊंचा बनाएं, साथ ही अन्य जानवरों से सुरक्षा के भी इंतजाम रखें। और अब बात करते हैं इनके आहार की। शूकर पालन की पूरी लागत करीब 80% खर्च इनके आहार पर होता है। शूकर के जीवन की अलग अलग अवस्था में खाद्य संबंधी जरूरतें भी अलग अलग होती हैं। बढ़ते हुए शावकों व प्रसूति शूकरों को प्रोटीन की अधिक मात्रा की जरूरत होती है। उनके आहार में प्रोटीन की 19% या इससे अधिक मात्रा देना चाहिए। हालांकि बाकी पशुओं की तुलना में इनके आहार पर कम खर्च करना होता है। प्रति किलो मांस बनने में शूकर को 3.3 से 5 किलो आहार की जरूरत। अच्छी नस्ल की मादा शूकर करीब 114 दिन गर्भावस्था में रहती है। एक शूकरी एक ब्यात में 12 बच्चों को जन्म दे सकती है। इस तरह से इनकी संख्या में आसानी से इजाफा भी होता है। बच्चे करीब 6 माह में ही 50 से 60 किलो वजन ले लेते हैं। आहार के साथ साथ शूकर पालन के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, जैसे प्रसूति शूकर से शिशु को उसकी जरूरत के अनुसार दूध मिले। जन्म के 2 दिन के बाद शिशु को इंफेरोन का इंजेक्शन दें। शूकरों का निरीक्षण 24 घंटे में कम से कम 2 बार अवश्य करें। आवास की सफाई समय समय पर करते रहें। अप्रिय स्थिति में पशु चिकित्सक की सलाह जरूर लें। शूकर से हमें सिर्फ मांस ही नहीं मिलता, बल्कि इसकी चर्बी, पोर्क, त्वचा, बाल और हड्डियों से कई प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखकर किसान शूकर पालन से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए पशुपालक को चाहिए कि शूकरों के आवास, आहार, स्वास्थ्य का सही प्रबंधन करें। तो ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट शूकर पालन पर। बढ़ते आगे और अब नजर डालते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। आइए देखते हैं क्या कहता है सितंबर महीने का पशुपालक कैलेंडर। पशुपालक कैलेंडर। सितंबर माह में ध्यान देने योग्य बातें। सितंबर माह में पशुओं को दिन के समय धूप से बचाने की समुचित व्यवस्था करें। पशुओं को रात के समय ठंड से बचाने के लिए छप्पर इत्यादि के नीचे बांध कर रखें। चारागाह व बाड़े की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। फर्श चूने के घोल का छिड़काव करें। बाड़े के आसपास गंदा पानी एवं गंदगी एकत्रित न होने दें। परजीवी नाशक दवा या घोल अवश्य पिलाएं। परजीवी नाशक दवा को हर बार बदल बदल कर उपयोग में लाएं। नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाकर गोबर की जांच अवश्य कराएं। मेमनों को इंटेरोटॉक्सिमिया रोग का टीका लगवाएं। कोलिबेसिलोसिस, साल्मोनेलोसिस, कवक फफूंदी, गलघोटू एचएस और लंगड़ी बुखार यानी बीक्यू के टीके पशु में अवश्य लगवा लें। रोग होने पर पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। पशुओं में हरे चारे के अधिक सेवन से संबंधित समस्याओं से बचने के लिए पशुओं को बार बार खुले में चरने के लिए ना भेजें।
हरे चारे के अधिक सेवन से पशुओं में दस्त की समस्या हो सकती है। संक्रमण से बचाव के लिए हरे चारे या ड्रेन के साथ लवण मिश्रण दें। हरे चारे के साथ सूखे चारे को मिलाकर खिलाएं। तो ये था सितंबर महीने का पशुपालक कैलेंडर। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की। कहीं मजा आएगा। देखते रहें गांव किसान। छोटा सा ब्रेक। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए अब नजर डालते हैं कामयाब किसान पर। कामयाब किसान में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं कैथल के महेंद्र जी से, जिन्होंने जैविक खेती को अपनाया। जी हाँ, आज का दौर जैविक खेती का दौर है और समय की मांग भी है। इस बात को महेंद्र जी अच्छे से समझते हैं, इसीलिए उन्होंने जैविक खेती को अपनाया और दूसरे किसानों को भी अपने साथ जोड़ा। आइए जानते हैं विस्तार से उनकी कामयाबी की कहानी हमारी इस रिपोर्ट में। देश के ज्यादातर किसान रासायनिक खेती को छोड़ जैविक खेती को अपना रहे हैं। इस मामले में किसानों का सीधा सा मत है कि जैविक खेती में खर्च कम और मुनाफा अधिक मिलता है। साथ ही इससे मिलने वाले फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। ऐसे ही राह पर चल रहे हैं हमारे आज के कामयाब किसान महेंद्र जी। वो बताते हैं कि पहले वो भी रासायनिक खेती ही किया करते थे, लेकिन घटता उत्पादन और बढ़ती लागत ने उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी। अपनी इस समस्या के समाधान के लिए महेंद्र जी कृषि विज्ञान केंद्र गए, जहां उन्होंने जैविक खेती के बारे में जानकारी ली। वो इससे इतने प्रभावित हुए कि वापस आकर उन्होंने हमेशा के लिए जैविक खेती का दामन थाम लिया। वो करीब 15 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। 25 एकड़ में उनके द्वारा पैदा की जा रही सब्जियां लोग उनके नाम से ही ले लेते हैं। कैसे हुआ ये संभव, आइए जानते हैं उन्हीं से। हमने क्या किया काम भी, किसी फार्मर हमारे से 5 गांव के आसपास 10 किलोमीटर है, कोई 5 किलोमीटर है, कोई 2 किलोमीटर है। हर एक आसपास के गांव से जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, जो ऑर्गेनिक करते हैं, वो हमने जोड़ रखे अपने साथ। उनका एक ही चयन करते हैं। आगे मार्केट तो हमको मिल गई है, वो वहाँ का लेने वाला हमारे पास अपनी गाड़ी लेके आता है। हम उसको सभी फार्मर की सब्जी वहाँ से इकट्ठा करके एक ही प्लेटफार्म पे इकट्ठा कर लेते हैं। वहाँ से उसको ग्रेडिंग और पैकिंग करके उसको दे देते हैं। तो आगे जो कंपनी वाला जो भी को ले जाता है, जैसे चंडीगढ़ जाता है, वो चंडीगढ़ से उसी मोल की गाड़ी आएगी, उसका आदमी आ जाएगा, या यहाँ घर से उठा के ले जाएगा। अगली जिम्मेवारी उसको होती है। पेमेंट हमारे खाते में आ जाती है। तो किसी किसान को, किसी फार्मर को हम दिक्कत नहीं आने देते। उसके खेत से दूरी इकट्ठी करके एक ही प्लेटफार्म में इकट्ठी कर लेते हैं। वो बताते हैं कि जब उन्होंने जैविक खेती करने का फैसला किया तो शुरुआत में उन्हें उत्पादन कम मिला, लेकिन जैसे ही मिट्टी की सेहत सुधरती गई, उत्पादन में भी बढ़ोतरी होने लगी। आज आलम यह है कि केवल 12 एकड़ वो सब्जियों का उत्पादन ही ले रहे हैं। बाकी में वो परंपरागत फसलें लगाते हैं। साथ ही पानी की बचत हो, इसके लिए फव्वारा तकनीक को अपनाते हैं। महेंद्र जी बताते हैं कि फव्वारे तकनीक अपनाने से पानी की 50% तक बचत हो जाती है। इसके अलावा महेंद्र जी बेल वाली सब्जियों को तार बांधकर उगाते हैं। वो बताते हैं कि ऐसा करने से नुकसान की आशंकाएं कम हो जाती हैं और पैदावार भी अच्छी मिलती है। उनका ये काम सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि किसानों के समूह मिलकर करीब 100 एकड़ में जैविक फसलें ले रहे हैं, जिसमें सब्जी फसलें, अनाज फसलें, फल उत्पादन शामिल हैं।
हमारे पास, मेरे पास कम से कम भी 25 एकड़ में जैविक खेती है सभी प्रकार की। और जो हमारे ग्रुप के जितने भी साथी हैं, 50 किसान ग्रुप में जो मेंबर होते हैं, मेंबर तो ज़्यादा ग्रुप में हमारे में एफपीओ में तब्दील करती हैं, उसमें 50 फार्मर तो ऐसे हैं जो जैविक पे आ चुके हैं। किसी के पास 5 एकड़ है, किसी के पास 10 एकड़ है, किसी के पास 2 एकड़ है। तो आज लगभग हमारे पास 100 एकड़ के आसपास जैविक उत्पादन या जैसे जो भी फसलें हैं किसी प्रकार की, हमारा सभी प्रकार, इसमें सब्जी भी आ गई है, मोटा अनाज भी आ गया है हमारे पास, उसमें फलदार पौधे भी आ गए हैं। हमारे 100 एकड़ के आसपास हमारे पास ग्रुप में अब इतने एकड़ में हम काम कर रहे हैं। और आगे आने वाले हर दिन में आगे भी जो पहले साल स्टार्ट किया है वो भी है, वो फिर हमने जोड़े नहीं है, वो 3 साल के बाद उनको अपने ग्रुप में ऑर्गेनिक में जोड़ लेंगे। आज उनकी जैविक फसलों की मांग केवल हरियाणा ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों में भी रहती है। वो बताते हैं उनका सबसे बड़ा उपभोक्ता समूह है युवा वर्ग, जो रासायनिक और जैविक खेती के अंतर को बखूबी समझते हैं। महेंद्र जी खुद ये बात जानते हैं और मानते हैं कि रासायनिक मानव स्वास्थ्य ही नहीं, पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। यही वजह है कि सरकार भी किसानों को जैविक खेती के लिए जागरूक करने का काम कर रही है। दीमक के लिए कोई क्लोरो डालता था, कोई कुछ डालता था, ऊपर पेस्टिसाइड डालता था, डीएपी डालता था, यूरिया डालता था, पानी में लीच होकर नीचे जाता था, वो पानी पीने के लिए भी खराब हो गया और जो ऊपर स्प्रे करते थे वो भी खराब हो गया। इसलिए हमने वहाँ से सभी को जुड़ के वो ऑटोमेटिक फिर देखा भी ये तो सारी पानी पीने के लिए नहीं रहेगा, खाना भी बर्बाद हो गया। अगर बच्चों अपंग होंगे, बच्चों का इलाज नहीं होगा, जो जब गर्भवती पे खाना खाएगी उसका भी सिस्टम ठीक नहीं रहेगा। जब हमने सोचा भी तो जितना फसल अवशेष था वो मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया और उसके जितने भी केचुए तो होते थे वो केचुए हमारे दोबारा जो प्राकृतिक केचुए थे ज़मीन में आ गए और हमारी तब्दील को ज़मीन को उर्वरक शक्ति में बदल दिया। आज वो हमारे, इसलिए हमारी जैसे टेस्टिंग रिपोर्ट होती है हमारी सब्जी की, गेहूं की जो भी होती है, हमारी बिल्कुल नॉर्मल आती है, उसमें कोई जहर नहीं पाता। और उन लोगों को सीख भी लिया है जितना जहर डालेंगे उतनी खतरनाक होगा। अब हमारे खेती के अंदर ही जितना फसल अवशेष है वो हमारे कार्बन के लिए आएगा, खेत के लिए आएगा, जिम्मेदार के हक के लिए आएगा। बाहर से केमिकल खरीदना भी कम पड़ेगा। जैविक खेती आज की ही नहीं भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत है। इसीलिए सरकार के साथ साथ हर किसान को इस ओर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, जिससे आने वाला कल स्वस्थ और सुरक्षित हो सके। तो ये थी महेंद्र जी की कामयाबी की कहानी, जिन्होंने बताया कि आने वाला समय यानी भविष्य जैविक खेती का है। उम्मीद करते हैं कि उनकी कामयाबी की कहानी से अन्य किसान भी जैविक खेती की ओर प्रेरित होंगे। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप हमारा ये कार्यक्रम डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि इस QR कोड को स्कैन करें। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।